Good morning class and most welcome in GVCC online defense classes. Last class we studied about probability and main topic in probability conditional probability, but today we will discuss about प्रायिकता in types of probability and different forms of probability. आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रायिकता में एक तो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा और इसके कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करने अपने को या कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्निहित हैं. शायद जहाँ तक पॉसिबल है आज वाली क्लास में इसकी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और ये टॉपिक भी बेटा आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट. तो आपको इस क्लास को मिस नहीं करना है. ओके, साथ साथ में अपन इसमें एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे और जितने भी कोई शॉर्ट फॉर्म्स रहेंगी या शॉर्ट फॉर्म्स बनाने के जो मेथड होंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, अपना टॉपिक रहेगा या हेडिंग रहेगी चर की प्रायिकता बंटन. चर की प्रायिकता बंटन. अब चर इसमें क्या चल रहे हैं, एक तो चल रहा था बेटा कैपिटल एक्स. प्रायिकता बंटन का मतलब मैंने नोटेशन बता दिया आपको px. अब कहीं x भी है अपने पास और उसकी px भी अपने साथ में है तो इसका एक टेबल फॉर्मेट होता है या एक व्यवस्थित क्रम होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रायिकता बंटन. जिसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, प्रायिकता बंटन. कहने का मतलब मेरे पास में जो कॉइन थे बेटा वो अभी कितने लिए थे एग्जाम्पल में, 2. तो उसमें इवेंट्स क्या थे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड अपने पास में हुआ करते थे. यदि मैं इसमें लेता हूँ चितों की संख्या को आप यदि x मानते हो तो आप बोल सकते हो कि जो x की वैल्यू होंगी वो क्या हो सकती हैं, 0, 1 और 2. ठीक है. अच्छा, इसका px देखना चाहूँ तो कितना होगा वो भी आप देख सकते हो. px के लिए बात करो तो 0 कितनी बार आ रहा है बेटा, एक बार. आउट ऑफ 4 आउटकम्स हैं तो यहाँ पे मिलेगा 1/4. एक कितनी बार मिल रहा है आपको, 2/4. 2 चित कहाँ पे मिल रहे हैं, एक पे, तो 1/4. ये आपका प्रायिकता बंटन यहाँ से फॉर्मेट हो गया. इसको बोलते हैं बेटा अपन प्रायिकता बंटन. इस प्रायिकता बंटन में क्या क्या ध्यान में रखना है वो आप सुनिए. क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशन रहेंगे. आपके पास में फर्स्ट कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा बेटा, x का. दूसरा कॉलम किसका बनेगा, px का. x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू आपके पास में स्टार्ट हो रही है बेटा वो 0 से होगी, 0 से कम नहीं होगी. मतलब इसका कोई नेगेटिव नंबर आपको नहीं मिलेगा. क्यों, ये क्या बताता है अपने को कि इसकी x की वैल्यू मतलब कोई चर है या तो वो नहीं आएगा वहाँ पे या आएगा तो मैक्सिमम नंबर कुछ भी चलेगा. तो इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0. तो मैं इसको शो कर सकता हूँ कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और कहाँ तक चलेगी ये आपके पास में जो नंबर है इसको मैं r ले लेता हूँ. r का मतलब है उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो 1 पे रोकना चाहता है या 2 पे रोकना चाहता है या 3 पे रोकना चाहता है. ये जो आपका r होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रखो तो वो क्या ध्यान में रखना आपको, x का तो कंडीशन बता दिया आपने कि 0 से कम नहीं आएगा. दूसरा इसके साथ में आती है बेटा px. दूसरा इसके साथ में क्या आती है, px. अब px का वैल्यू यदि मैं देखना चाहूँ, px क्या होगा, इस प्रायिकता का जो चर है उसकी प्रायिकता मैं निकालने जा रहा हूँ. पहली कंडीशन तो वही, प्रायिकता की वैल्यू भी 0 से क्या नहीं होगी बेटा, कम नहीं होगी. प्रायिकता की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो वो भी अपन देखेंगे तो क्या होगी बेटा, 1 से ऊपर नहीं जाएगी. तो वही वापस यदि px का भी मैं इंटरवल देखूँ तो वो 0 और 1 के बीच में रहेगा आपका. अगला यदि मैं देखना चाहूँ तो हमेशा आप जब px को ऐड करोगे, हमेशा यदि आप px को ऐड करोगे तो आपका आंसर भी कितना रहेगा, 1. ये 3 बातें आपको मेनली मुख्य रूप से वहाँ पे ध्यान में रखनी है. जैसे कोई प्रायिकता बंटन आ जाए और इसमें पहला नंबर आपको नेगेटिव मिल जाए -1, फिर मिल जाए 0, 2, तो बेटा उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा.
किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज में आ गया कि प्रायिकता के चर के मान दिए गए हैं -2, -1, -4, आप जहाँ तक कंफर्म नहीं हो इनको नहीं लेंगे अपन, क्योंकि बेटा इसमें आप बोल रहे हो कि प्रायिकता चर वो वैल्यू होती है जो इन पे डिपेंड करती है। अब इसमें -1 टाइम्स कौन सा काम हो जाएगा, इसमें -2 टाइम्स कौन सा काम हो जाएगा, नहीं हो रहा है, मतलब हेड आ ही नहीं रहा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। तो वहाँ पे आंसर आपका नन ऑफ दीज में रहेगा। यदि इतनी कंडीशन को फॉलो करेगा तो प्रायिकता बंटन वहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब इसका अपन क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखो आप। सबसे पहले यदि आपने चर को देखा तो वो x फॉर्म में मिल गया, उसकी प्रायिकता देखी तो px फॉर्म में मिल गया, प्रायिकता बंटन देखा तो xps में मिल गया। फिर आपको निकालना पड़ेगा चर का माध्य। अब ये चर का माध्य कैसे निकालते हैं वो भी आप देख लो। चर का माध्य निकालने के लिए जो इसका नोटेड होता है या नोटेशन होता है इसका, वो होता है बेटा म्यू। और एग्जाम्स में डिफेंस में बेटा लगभग कई बार नोटेशन पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। एक और इसका सिंबल होता है, वो होता है बेटा कैपिटल और EX। ई का मतलब होता है इलेक्टेड, मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं किसको, x को सेलेक्ट कर रहे हैं। x क्या होता है, चर। चर को सेलेक्ट करना ही माध्य कहलाता है। उसका कुछ नियम होता होगा, और ये नियम होता है कि आप x को px से क्या करो बेटा, गुणा। x को px से क्या कर दो, गुणा। समीशन लगा दिया, इसका मतलब आपको क्या करना है, योग। इसकी जो वैल्यू होती है वही क्या होता है बेटा, इसका माध्य होता है। जैसे आपके पास में एक टेबल दी गई है जो ऊपर दी गई है, इसमें x भी चल रहा है और px भी चल रहा है, दोनों को मैंने आपस में क्या किया बेटा, गुणा कर दिया। फिर थर्ड कॉलम में इनको ऐड कर दिया, तो आपके आंसर, आपका जो आंसर है वो किसका आ गया, म्यू का, या फिर उसको बोल सकते हो चर का माध्य। नेक्स्ट यदि मैं देखने चाहूँ तो चर का प्रसरण निकालना है आपको। इसका जो सिंबल होता है बेटा वो होता है p। अब इस P का मतलब क्या होता है वो सुन लीजिए। P का मतलब अपन क्या समझेंगे कि आपको एक टेबल बनानी है यहाँ पे इसके साथ में, लेकिन वो किसके साथ में बनेगी, x का और px का तो बन गया। अब x² के साथ में माध्य और निकालेंगे अपन, तो उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ex का होल स्क्वायर और ये होता है ex का कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में प्रसरण पैमिटेटेड का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। इसका मीनिंग कैसे समझते हैं अपन कि एक तो x² के साथ में अपन क्या निकालेंगे बेटा, एक तो x² के साथ में क्या निकालेंगे, माध्य। एक x के साथ में क्या निकालेंगे, माध्य। x के साथ में जो माध्य निकालते हैं वो तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, बस उसका आपको होल स्क्वायर करना है। x² के साथ में माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकलता है, कोई यदि संख्या है तो वो किस फॉर्मेट में है, x²। अब माध्य निकालने के लिए इसकी प्रायिकता तो चाहिए, तो प्रायिकता तो 1 है, वही काम में आ जाएगी। बस आपको इस px को किससे गुणा करना है, x² से, फिर उसका समीशन करना है, तो आपको ई फॉर्मेट वहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा इसमें रहेगा बेटा चर का विचलन। चर का क्या निकालने जाओगे, विचलन। उसका जो नोटेशन होता है वो होता है बेटा सिग्मा। तो मैं इसको बोल सकता हूं नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग चर का विचलन। चर का क्या निकालने जा रहे हो, विचलन। ये आपका इसका क्या रहेगा बेटा, नोटेशन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला, जो भी प्रसरण आता है उसका क्या निकाल दो आप, अंडरवुड। इसमें तो आपके पास में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है कि जो वैल्यू आपके पास में ये आती है उसी वैल्यू से आप ये सेलेक्ट वहाँ पे कर लोगे। आ गया समझ में। नेक्स्ट इसमें निकलेगा चर का बहुलक, जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा लेकिन डिफेंस में आपके सिलेबस में होगा बेटा। चर का बहुलक, इसका नोटेशन होता है कैपिटल M। इसका नोटेशन होता है कैपिटल M। अब कैपिटल M में क्या होता है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि बहुलक का आंसर कैसे निकालते हैं। तो
इसका जब मैं नोटेशन देना चाहूँ या संकेत लिखना चाहूँ तो वो होगा बेटा कैपिटल M। सुनिएगा, मैं आपको डेफिनेशन बताऊं लेकिन एक एग्जाम्पल को साथ लेके बता दूं। अभी अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, कौन सा, उसमें कोई चित्त की संख्या का आपको प्रायिकता चर देखना था पहले, तो ये हो गया 0, 1 और 2। प्रायिकता मैंने देखी थी तो यहाँ पे आया था 1/4, यहाँ पे आया था 2/4 और यहाँ पे आया था 1/4। ठीक है, ये अपने पास में सेलेक्ट हो गया। अब ऐसा कौन सा यहाँ पे फॉर्मेट है, ऐसा कौन सी कैलकुलेशन है जिसका आंसर सबसे ज़्यादा है? अच्छा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, मतलब इसका सोल्व किया मैंने, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0। यहाँ पे कितना आएगा 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। इसको जब मैंने सोल्व किया तो फिर कितना आ गया 2/4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। ये मेरे पास में आंसर आ गए। अब इसमें आंसर इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, मैथ्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन जिस रो में सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू मिलती है, सपोज दैट यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे मिल जाता मान लो 1/4, 1/6, एक से ऊपर तो आंसर जाएगा ही नहीं, आपको कंफर्म पता है। तो जिस वाली पंक्ति या रो में सबसे ज़्यादा आपको आंसर मिलता है वो आंसर ही उस प्रायिकता चर का क्या कहलाता है बेटा, बहुलक कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं इसको अनादर किसी एग्जाम्पल से एक्सप्रेस करूं, मैंने कोई खुद ने ही यहाँ पे XPX फॉर्मेट कर लिया, ये मेरे पास में X और ये मेरे पास में क्या हो गया बेटा PX। X की वैल्यू मेरे पास में है 2, 3, 4, 6 और PX की वैल्यू मेरे पास में है 3/5, 1/4, 2/6 एंड 3/7। सपोज दैट इनको ऐड करें तो मान लिया कि 1 भी आता है, क्योंकि वो तो होना ही चाहिए कंपलसरी, वरना क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग है। अब मैंने सबको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3 2 जा 6/5। नेक्स्ट कितना आएगा 3/4। नेक्स्ट कितना आएगा अपने पास में 4 2 जा 8/6। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 7। आपको ये देखना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। जिस भिन्न की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वही भिन्न उस प्रायिकता चर का क्या होता है बेटा, बहुलक होता है। तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दूं आपको कि जब आपने x को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, px के साथ में, x को किसके साथ में किया बेटा, px के साथ में, और जो अधिकतम मान है उसको अपन क्या बोलने जाएंगे, चर का बहुलक। ये सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है कि ये चर का बहुलक होगा हमेशा, जिसकी मैक्सिमम आपको वैल्यू वहाँ आपको देखनी है। समझ में आ गया? तो ये आपके पास में कुछ प्रायिकता चर के टॉपिक्स हुआ करते थे। एक तो जिसमें था बेटा माध्य के बाद में था प्रसरण, उसके बाद में था विचलन और उसके बाद में क्या था, बहुलक। इनके क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन कर लोगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेटा। और एग्जाम में इनमें क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बिग फॉर्म का नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट फॉर्म क्या आएंगे, किसी क्वेश्चन का आपको क्या दे देगा बेटा, माध्य सीधी लिखित में संख्या आ जाएगी और फिर एक छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको स्मॉल फॉर्म में उसको निकालना है। प्रसरण दे दो, विचलन निकाल लिया, कोई आर फॉर्मेट के क्वेश्चन दे दिए कि इसमें एक्स की ये है, px है तो इसका बहुलक बताओ, तो आपको डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू वहाँ आपको कंपेयर करके बतानी है। अब कुछ छोटी छोटी क्वेश्चनों को शॉर्ट करने वाली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है वो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। डिफेंस में आपके मेनली टॉपिक प्रायिकता के बेटा इतने ही रहेंगे। अब कुछ बातें जिनको अपने को ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन को यदि सबसे छोटा करना है तो एक आपको बर्नौली प्रमेय वहाँ पे काम में लेनी पड़ेगी। बेटा ये प्रायिकता का टॉपिक नहीं है, ये प्रायिकता को छोटा करने के लिए अपने पास में एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय में अपने पास में कुछ निश्चित घटनाएं होती हैं और वो ज़्यादा हो सकती हैं, उनको ले लिया बेटा अपन ने n, और उसके बाद में कुछ चयनित घटनाएं होती हैं, इनको ले लिया अपन ने स्मॉल r। फिर इसके बाद में आपके पास में कुछ काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं उसको बोल सकता हूँ सफल या पक्ष, इसको बोल सकते हैं अपन पी फॉर्म, और असफल या उसका विपक्ष आ जाए
तो आप उसको बोल सकते हो बेटा क्यू फॉर्म। तो बर्नौली थ्योरम जो होती है, बर्नौली थ्योरम जो होती है वो होती है NCR P एंड Q, N-R और ये R, ये आपका बर्नौली थ्योरम का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ये बर्नौली थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट होता है। ये बर्नौली थ्योरम आपको कहाँ यूज़ करनी है, जिसमें घटनाएं बहुत ज़्यादा गणित की संख्याओं में निश्चित होती है। जैसे एक पासे को मैंने 2 बार उछाला, आप बोलो 36 आएगा, 3 बार उछालो वहाँ तक भी आप करोगे, लेकिन मैं पासे को यदि 15 बार उछाल दूँ तो बेटा आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो जिनमें घटनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, अधिकतम रेंज तक होती हैं, उनको छोटा बनाने के लिए अपन किसको करते हैं बेटा, बर्नौली प्रमेय को यूज़ करते हैं। तो एक स्टेटमेंट मैं दे दूं, घटनाएं यदि ज्यादा हों या कुल घटनाएं नहीं बना सकते तो आप इन 2 कंडीशन में किसका यूज करोगे बेटा, बर्नौली थ्योरम का यूज अपन करेंगे। और आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो मैं बता देता हूं। और आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट नोट नंबर बी में, टास्क का यदि क्वेश्चन हो, टास्क के आपके पास में क्वेश्चन हो, तो इसमें 2 कंडीशन बनेगी बेटा आपकी। एक तो बनेगी प्रतिस्थापन और एक बनेगी बिना प्रतिस्थापन। एक होगा रिप्लेसमेंट, एक होगा आपका रिप्लेसमेंट, एक होगा आपका नॉट रिप्लेसमेंट। फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है दोनों में, इसका थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखो, जैसे आपके पास में ताश की कोई गड्डी दी गई है, उस गड्डी में से कोई पत्ता आप निकाल रहे हो, तो मैंने बोला कि प्रतिस्थापन से निकाल रहे हैं। आपने उस ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला, आपने देखा ये पत्ता तो मेरे को चाहिए नहीं, आपने उसमें पत्ता डाल दिया। एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा क्या हुआ, आपने ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, आपको ये नहीं चाहिए, लेकिन आपने उसको क्या रख दिया बेटा, साइड में रख दिया। फर्क क्या होता है, प्रतिस्थापन में पत्तों की संख्या कम नहीं होती है, बिना प्रतिस्थापन में पत्तों की संख्या कम हो जाती है। इसके लिए हमेशा आपको सी फॉर्म यूज करना है, मतलब आपको संचय फॉर्म से आंसर निकालना है। जल्दी फाइंड आउट होगा और सही फाइंड आउट होगा। मतलब आपको पत्ते निकालने 52 में से, तो आप वहां पे फॉर्मूला लगाओगे 52CR। आर का मतलब पत्तों की संख्या, जितने आपको पत्ते निकालने हैं। बट बिना प्रतिस्थापन, आपने प्रतिस्थापन किया ही नहीं, तो बेटा आप डायरेक्ट पत्ते निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला मेरे को तो 4 इक्के निकालने, तो आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो सकता है, 4/52। एक पत्ता निकालना है 1/52, दोबारा पत्ता निकालना है तो 1/51 हो जाएगा, क्योंकि आपने वो पत्ता अपने पास यहाँ पे रख लिया है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मान लो इक्के के पत्ते निकालने आपको, बिना प्रतिस्थापन के निकालने। कोई पूछे आंसर क्या होगा, ठीक है, इक्के कितने होते हैं बेटा अपने पास में, 4। तो पहली प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/52। अब आपने वो इक्का निकाल के साइड में रख दिया है, तो अब ये पत्ते भी कितने हो गए, 51। ये पत्ते कितने होंगे आपके पास में, एक इक्का आपने निकाल लिया, पत्ते कितने बचेंगे अब उस ग्रुप में, 3। तो नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो वो 3/51 पे चलेगी। बट इसमें नहीं होगा ऐसा, क्यों, इसमें आप पत्ते वापस रखते जाओगे, मतलब वापस एक समूह बन रहा है वहां पे। उस समूह के लिए अपन इसमें कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सी फॉर्म। मतलब आपको सी फॉर्मेट से इसका आंसर निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल r। इस एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले से आप जो भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन होता है उसको आप क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे। जैसे मैंने बोला मेरे को इसी कंडीशन में वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी है कि आपको पत्ते निकालने और इक्का निकालना है। चलो इक्के निकालने की प्रायिकता इस फॉर्मेट में मैं बताता हूँ। सबसे पहले कितना होगा, 4C1 डिवाइड बाई कितना होगा, 52C1। दूसरा आपको इक्का निकालना वहाँ पे, तो फॉर्मेट क्या हो सकता है, अब आपके पास में 4 इक्के नहीं है बेटा, एक इक्का, मतलब इसमें यदि देखना चाहूँ तो एक इक्का आपने साइड में रख लिया,
इसमें आपने उसी इक्के को वापस वहाँ पे डाल दिया है, वापस डाल दिया है। पत्ते आपके पास में कितने हैं? 52C1। उस एक इक्के को आपने अपने पास में चेक कर लिया, देख लिया ये ईंट का होगा, पान का होगा, किसका होगा। तो अब आप यहाँ से किस में निकालने जाओगे? 3 में से निकालने जाओगे। क्यों? यदि वो पत्ता वापस आ गया तो ये तो आपने काम किया ही नहीं, ये काम तो आप पहले कर चुके हो, तो मैं उसमें से नहीं निकालूंगा, 3 में से निकालूंगा। ये सीरीज आगे चलती जाएगी। तो जब पत्तों की क्वेश्चन आए, ताश में पत्तों के क्वेश्चन आए, ये 2 वर्ड बड़े परेशान करते हैं। एक तो उसमें होता है प्रतिस्थापन, एक होता है बिना प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में रख दिया पत्ते वो के वही रहेंगे, कुल पत्तों की संख्या कम नहीं होगी, वहां पे निकालने वाले पत्ते निकलते रहेंगे और उसको वापस रखते जाएंगे। बिना प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है ताश में, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने कोई पत्ता निकाला, उसको साइड में रख दिया है, निकालने वाला पत्ता भी कम होगा और दिए गए कुल पत्ते भी वहां पे क्या होंगे? कम। ये अपना सेकंड शॉर्ट फॉर्म है। देन थर्ड आ जाओ बेटा, ये फटाफट लिख लो। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से शो करा था, इसमें आपको करना है। तो अब आपके पास में प्रतिस्थापन है, तो आपको क्या फॉर्म यूज करना है? सी फॉर्म। बट बिना प्रतिस्थापन के यदि अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, या आप इसको सीधे प्रायिकता के नियम से करोगे। सीधे प्रायिकता का नियम क्या होता है? चयनित बटे कुल। आपको कोई सी फॉर्मेट वहां पे यूज नहीं करना है। अब आ जाओ बेटा, लिफाफे के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, इसके लिए एक छोटा ट्रिक और निकाल देते हैं आपको। लिफाफे और क्वेश्चंस में बेटा आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये मैं आपको अभी थोड़ा डिटेल में और शॉर्ट फॉर्म से समझा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सोल्व कैसे करने हैं। लिफाफे का मतलब जिसमें आप कोई लेटर डालते हो, तो ये तो मैंने मान लिया लिफाफा, और ये मैंने मान लिया यहाँ पे कोई पत्र, क्योंकि खाली लिफाफे से तो करना भी क्या आपको, दोनों चीज़ होनी चाहिए, लिफाफा भी होगा और पत्र भी होगा। क्वेश्चन जैसे बनाऊं कि आपके पास में 3 लिफाफे हैं और 3 पत्र हैं, ये सही हैं, मतलब पत्र को आपने सही लिफाफे में डाला है या नहीं डाला है, सही होने की प्रायिकता कितनी है और सही नहीं होने की प्रायिकता। बेटा ये कोई नियम नहीं लगेंगे वहाँ पे, आप कुछ और ही मैं शॉर्ट फॉर्म्स बता देता हूँ, उनको आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया पहली कंडीशन में, मैंने मान लिया एन ही तो आपके पास में लिफाफे हैं और सेम एन ही आपके पास में पत्र हैं। पहली कंडीशन में दोनों सेम ले लेता हूं मैं कि एन ही तो लिफाफे चल रहे हैं और एन ही पत्र चल रहे हैं। अब इसमें ए फॉर्मेट में देखना चाहूं, सही पत्र और सही लिफाफा, सही लिफाफे में इस बात की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होती है? 1/(n). सीधा आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है, सही पत्र सही लिफाफे में है, इसकी प्रायिकता होगी 1/(n). दूसरा इसका स्टेटमेंट, नहीं जा रहा है तो क्या करें, मतलब वो पत्र सही लिफाफे में नहीं अपन ने डाला है, दूसरे में गलती से डल गया है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है? इसके लिए तो मैंने आपको बता रखा है, पहले 1 में से माइनस कर दो, वही काम मैं यहां पे करूंगा। तो दूसरा स्टेटमेंट, सही पत्र के गलत लिफाफे में, गलत लिफाफे में, अब इस बात की प्रायिकता कितनी है देखने जाओ, 1 - 1/(n), ये उसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। आ गया होगा ये भी समझ में, और समझ में बेटा आना ही है, अपन तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म से फॉर्मूले दे रहे हैं आपको तो बस इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरचेंज तो आपको करना ही नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही है, बस फैक्टोरियल ओपन करो, उसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बना दें अपन एक कि 4 ही तो लिफाफे हैं अपने पास में, लिफाफों को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इन्वेलप, तो 4 ही तो इन्वेलप हैं और 4 ही लेटर हैं मेरे पास, मतलब पत्र हैं, सही होने की प्रायिकता कितनी है? तो आप क्या बोलोगे, PE = 1/(4). फैक्टोरियल 4 कितना होता है? फैक्टोरियल का मतलब है इससे नीचे जितने भी नंबर है प्राकृत संख्याओं का, उनको आप एक सीरीज से गुणा कर दीजिए, 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1/24। अब 4 इन्वेलप हैं, 4 लेटर हैं,
पहला लेटर पहले एनवेलप में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है। जैसे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं तो भी आप समझ जाओगे कि शॉर्ट फॉर्म कैसे बनी है। ये 4 मेरे पास में एनवेलप हैं, 4 मेरे को लेटर डालने हैं। पहला जो लेटर होगा उसके पास में कितने रास्ते हैं? 4। उसको इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो। तो पहले को भरने के तरीके कितने हो गए बेटा? 4। मान लो वो लेटर सही इसमें जाना था और मैंने इसमें डाल दिया, अगला लेटर इसमें भी सही हो सकता है, इसमें भी सही हो सकता है, इसमें। उसके पास में कितने ऑप्शन है? 3। फिर कितने बचेंगे? 2। और फिर कितना बचेगा? 1। तो अपना आंसर फिर भी कितना आएगा? 1/24। अब मान लो उसको मैंने गलत लिफाफे में डाल दिया, मतलब जाना चाहिए था फर्स्ट में और डाल दिया किसी और या सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। तो उसका भी आंसर देख लेते हैं एक बार अपन कि गलत होने का प्रायिकता यदि अपन देखें तो वही कितना है? 1 - 1/4। इसका कैलकुलेट करें तो 1 - 1/24, तो कितना हो जाएगा ये? 23/24। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि इन तरीकों में ये तरीके वो हैं जहाँ पे आपका सही लेटर सही एनवेलप में इंसर्ट नहीं किया है या उसको काम में नहीं लिया है। आ गया होगा समझ में। अब बात ये आती है कि सर ये तो समान संख्या में आपने हमसे बताया है कि 4 ही एनवेलप ले लिए और 4 ही आपने क्या ले लिए बेटा? पत्र ले लिए। कम ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए भी कोई जुगाड़ निकालते हैं अपन। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ लिफाफे का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे n तो आपके पास में मैं ले रहा हूँ लिफाफे, n तो आप क्या ले रहे हो? लिफाफे। दूसरा r क्या ले रहे हो? पत्र। r यहाँ पे क्या ले रहे हो आप? पत्र। मतलब इतने तो एनवेलप ले रहे हो और ये आप यहाँ पे क्या ले रहे हो बेटा? पत्र ले रहे हो। अब इन पत्र का सही में भी जा सकते हैं और ये पत्ते उसी फॉर्मेट में क्या जा सकते हैं बेटा? गलत भी जा सकते हैं। वही बात, पहला ए फॉर्मेट, r पत्रों का सही लिफाफे में कितने तरीके हो सकते हैं? इस बात की प्रायिकता। फॉर्मूला थोड़ा सा अजीबोगरीब है, देख लेना। 1/r यहाँ पे मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 और ये चलता जाएगा बेटा आगे, डॉट 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 डॉट। कहाँ रुकेगा? अभी मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या आ गया कि आपके पास में 10 लिफाफे हैं। क्वेश्चन आ गया, साइन बेटा अल्टरनेट है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस फिर आएगा माइनस, ये आगे से अल्टरनेट चलेंगे। क्वेश्चन सुनो आप, 10 लिफाफे आ गए, टोटल लिफाफों की संख्या मैंने 10 दे दी आपको और फिर मैंने आपको बोल दिया कि उसमें 3 पत्र सही हैं। केवल कितने पत्र सही जा रहे हैं? 3। 10 लिफाफों में 10 ही पत्र सही जाते तो मैं ऊपर वाले काम से अपना सॉल्यूशन निकाल लेता, लेकिन 10 लिफाफों में सिर्फ 3 पत्र ही आपने सही डाले, बाकी के सारे पत्र क्या हो गए? वहाँ पे लेटर क्या हो गए? गलत हो गए। तो 3 ही पत्र सही डालें तो ये तो r यहाँ पे लगा दोगे 1/3। अब 3 लगाएं तो 3 पे रुक जाना, 4 पत्र गलत है तो 4 पे रुक जाना, 7 पत्र गलत है तो 7 पे रुक जाना। ये सीक्वेंस चलती जाएगी आगे। आ गया होगा समझ में। अब इसी को मैं दूसरा बना दूं बी में कि r पत्रों का सही लिफाफे में नहीं जाना, सही लिफाफे में नहीं जाना। अब बोलोगे सर आप इसको 1 में से माइनस कर दोगे, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं उसको और छोटा बना दूंगा। अब पहले आप ये निकालोगे फिर उसको 1 में से माइनस करोगे, बेटा टाइम लगेगा। शॉर्ट फॉर्म ले लो आप। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, अपन इस r को यहाँ से क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ वो सुन लो आप। इसको निकाला, 1 में से माइनस किया तो आप एलसीएम लेके आओगे, फिर इसको माइनस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में बचेगा फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4
और ये डॉट 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 चलता जाएगा, मतलब ये फर्स्ट डिजिट यहाँ से हट जाएगा आपका। I mean आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म से पढ़ा है। कहीं बुक गाइड में देखोगे तो पहली बार आपको ये फॉर्मूले मिलेंगे नहीं, यदि मिल भी जाएंगे तो बेटा इस फॉर्मेट में नहीं रहेंगे, ये कोई और इनकी ट्रिक निकालेगा जो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं आपको थोड़ा ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी बेटा, लाइव चल रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ इन फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूले यदि आप किसी गाइड में देखने जाओगे और यदि आपको मिल भी गए तो इस फॉर्मेट में नहीं होंगे। तो फिर आप बोलोगे सर किस फॉर्मेट में होंगे? ये सारे पत्रों वाले जो क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं अपन संचय वाले टॉपिक में। किस में करते हैं? संचय में, जिसको आपने 11th में पढ़ा होगा या किसी और टॉपिक के माध्यम से उसको पढ़ा होगा, जिसको अपन इंग्लिश फॉर्मेट होता है कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन आप इस फॉर्मेट से करते हो NCR वाले से, क्योंकि वहाँ पे ग्रुपिंग में काम चलता है। लेकिन जब इस NCR वाले को आप सॉल्व करते हो ना, तो लास्ट में जाके डिजिट ये निकल के आती है। तो इनको बेटर करने की बजाय ये, अब कोई आपको ये शॉर्ट ट्रिक दे देगा, मान लिया ये सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने आओगे तो यहीं पहुंचोगे बाद में। तो पहले यही ध्यान में रख लो, आपको ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये मैंने अलग दे दिया तो कभी आपको प्रायिकता और संचय के टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होगा, आपको पता चलेंगे ये प्रायिकता में आपका शॉर्ट ट्रिक रहेगा और इसको जब पढ़ाऊंगा तो इसकी शॉर्ट ट्रिक NCR या NPR में चलेगी, तो वो अलग चलेगी। वरना लिफाफों के क्वेश्चन बेटा समझ से बाहर होते हैं। प्रायिकता में अपन NCR भी यूज़ कर जाते हैं और क्रमचय में अपन NCR यूज़ कर लेते हैं। तो इसको प्रोबेबिलिटी के माध्यम से ऐसे ध्यान में रखो। आप क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लो 10 पत्र हैं, 10 लिफाफे सॉरी, और पत्र की संख्या आप अपने हिसाब से मान लो 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो। तो उसकी कैलकुलेशन करनी है। जितने आपने यहाँ पे पत्र लिए वो यहाँ पे आएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, जितने पत्र लिए वो यहाँ पे आएंगे। जैसे 6 पत्र सही नहीं गए तो 6 पत्र सही जाने में यहाँ पे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 6, ये नोटेशन सेम है। और यहाँ पे 2 3 4 5 और 6 पे अपन कैलकुलेशन करेंगे, जो अपनी फटाफट हो जाएगी, क्योंकि अपने को पता है फैक्टोरियल 2 3 4 5 6 का मतलब या उनका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है। यदि ये पत्र सही लिफाफे में नहीं गए तो क्या होगा, आपको R फॉर्मेट यूज़ ही नहीं करना है। 6 पत्र सही नहीं गए तो 1 2 3 मतलब 4 तक आ गया। उसके बाद में 1/5 और 1/6 यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे 2 काम चल रहे हैं, एक लिफाफे का एक पत्र का, तो ये 2 से स्टार्ट होता है। वरना कई बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट कर देते हैं, जो क्वेश्चन को आपको क्या कर देगा, रॉन्ग। याद ये रखो 2 पे काम चल रहा है तो फैक्टोरियल 2 से अपन स्टार्ट करेंगे। एक अपना बर्नौली प्रमेय चल रहा था, इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बर्नौली प्रमेय से अपन लिफाफे वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इतने पत्र अपने पास में है या इतने लिफाफे अपने पास में, तो मैं ले सकता हूँ लिफाफों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी, पत्रों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी। बट आपको वो ये नहीं बताएगा सही जाने की और गलत जाने की प्रायिकता क्या है। यदि ये बता दे तो मैं लिफाफे वाले क्वेश्चन को किस में सॉल्व कर सकता हूँ, बर्नौली प्रमेय में, क्योंकि बर्नौली प्रमेय में आपके पास में एक प्रायिकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी प्रायिकता नहीं है तो आप 1 में से निकाल के उसकी दूसरी प्रायिकता निकाल लोगे। जैसे एक सिक्के को आपने 4 बार उछाला, एक सिक्के को आपने 4 बार उछाला, तो मैं उसमें बोल सकता हूँ कि मेरे पास में 2 बार चेताने की प्रायिकता कितनी है, कम से कम 2 बार चेताने की प्रायिकता कितनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार चेताने की प्रायिकता कितनी है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको मैं नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास में कुछ वर्ड्स आते हैं प्रायिकता में, ठीक ठीक, केवल, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो इनका मीनिंग आपको क्या समझना है। कौन सा फॉर्मेट हो रहा है अभी, ए फॉर्मेट मैंने कैपिटल ए बर्नौली थ्योरम दे दिया था, उसके बाद में मैंने आपको लिफाफे वाले में दे दिया, और ताश वाले में मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट इसका 4th जो फॉर्मेट चलता है उसको देखो आप। यदि आपके पास में केवल, तथ्यतः या ठीक ठीक कहीं वर्ड यूज हो जाए तो ये एक निश्चित संख्या लेनी है आपको। ये आपको कौन सी संख्या लेनी है, एक निश्चित संख्या लेनी है। जैसे मैंने बोला 5 में से 4 को ही लेना है, केवल 4 को ही लेना है।
तथ्यतः 4 को ही लेना है, ठीक ठीक 4 को ही लेना है, तो निश्चित संख्या आएगी और वो संख्या 1 ही आएगी। गणित में 1 नहीं बेटा, नंबर 1 आएगा, वो 1 नंबर चाहे 4 ले लो चाहे 5 ले लो। 1 आता है बेटा कम से कम 4 होनी चाहिए, तो वह नंबर और उससे बड़ी संख्या, ये आपको लेना है। वह नंबर भी लेना है और उससे बड़ी संख्या भी आपको लेनी है। अगला, अधिक से अधिक, या एक वर्ड और जोड़ते हैं अधिकतम, तो इसके रेफरेंस में इसमें क्या आ जाएगा, न्यूनतम। इसमें आपको क्या लेना है, वह संख्या तो लेनी है और उससे छोटी संख्या भी आप ले सकते हो। ये आपकी जो तीनों लाइनें भी काम में आएंगी बेटा बर्नौली प्रमेय में। यदि बर्नौली प्रमेय में काम में नहीं तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी अपन ने अब इसमें क्या करेंगे बेटा, काम में लेंगे इसको। इसके साथ बेटा प्रोबेबिलिटी का जो प्रायिकता टॉपिक है वो अपनी 3 क्लासों में पूरा हो गया है। इसके क्वेश्चन आपके डीपीपी में आपके पास में जो गाइड्स हैं उनमें कुछ दिए गए हैं, कुछ आपके पास में और किसी कोचिंग या अपने पर्सनल नोट्स होंगे उनसे अपने क्वेश्चन सोल्व करो। मेरा जितना आइडिया बेटा इन 3 क्लासों को आप थोड़ा ढंग से यदि देख लोगे या जो लाइव क्लास चल रही इनको समझ लोगे, हाँ मैं मानता हूँ कि बेटा बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन कुछ कम करवाए। इसके पीछे ये रीज़न है कि बेटा इनमें यदि मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाने लग जाऊँगा तो प्रायिकता की वीडियो कम से कम 6-7 बन जाएंगे, उनसे कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि डिफेंस की तैयारी वही स्टूडेंट करेगा जिसकी 11th और 12th पढ़ी हुई है, तो बेटा उसको क्वेश्चन सीट्स में मिल जाएंगे। डाउट यहाँ पे है, आप हमसे पूछ सकते हो। तो इसका मेन मीनिंग मेरा ये हुआ पढ़ाने का मतलब, शॉर्ट वीडियो बनाने का मतलब कि एक शॉर्ट वीडियो में जितनी जितनी काम की बातें हैं बेटा उनको अपन शॉर्ट फॉर्म से पढ़ सकते हैं। वरना वैसे तो बेटा एक्सप्लेनेशन फॉर्म से तो 11th और 12th में ही आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन वो कंसेप्ट वो फॉर्मूले कुछ ही काम में आते हैं। ज़्यादा इसमें आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो आपकी अच्छी होनी चाहिए डिफेंस में, और शॉर्ट फॉर्म्स आपके साथ में होनी चाहिए, या क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में कुछ ना कुछ रिएक्शन आना चाहिए कि इसको अपन कैसे सॉल्व करें। ये डिफेंस के एग्जाम के लिए क्या बेटा इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा बेटा उसको मैं नेक्स्ट की क्लास में ही बताऊंगा। ओके।